अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि हम उस प्रोडक्टिव कंटेंट पर बात करें जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं कि बाहर जाकर सिटीज़नशिप हासिल करें, वहाँ के इमिग्रेंट्स, और उनके कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे वो अपनी ज़िंदगी भर का सरमाया लगा देते हैं। और अक्सर हमने ख़ुद न्यूज़पेपर में या इस तरह की न्यूज़ आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास गाइडलाइंस नहीं होती, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हद तक फ्रॉड और धोखे का सामना करना पड़ता है। और लेटर ऑन उनके ख्वाब तो हो जाते हैं वैनिश, लेकिन वहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन या फिर जो भी उनकी वहाँ पर पेनल्टीज़ होती हैं, या अक्सर लोगों को मैंने जेल में जाते हुए देखा है। ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड के लिए या जिस स्पेसिफ़िक गोल के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कहाँ अप्रोच करनी है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो 1991 से पहले उनके फ़ादर, उसके बाद उन्होंने ज़िम्मेदारी ओन की है और कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए या कैनेडियन वीज़ा के लिए या इमिग्रेशन के लिए इन्होंने जो कंपनी लॉन्च की है वो लाइसेंस है, कैनेडियन लाइसेंस बेस्ड कंपनी है इनकी। और यहाँ पर हर चीज़ लीगल मेथड से होती है। और ज़रूरत इस बात की है, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एज़ अ मीडिया पर्सन कि मैं इस तरह की शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाऊँ जो आपको रास्ता दिखाएं और आपको आगाही दें। टाइम ज़ाया किए बगैर आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ आमिर इस्माइल एंड एसोसिएट्स के CEO आमिर इस्माइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने दावत दी अपने प्रोग्राम में शिरकत करने की। नो, इट्स आवर ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी। जैसे कि आमिर साहब आपको पता है कि हमारे मुल्क में लाइसेंस और अनलाइसेंस में कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी, अगर आप भी ज़ाहिर सी बात है इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में परवान चढ़े हैं, तो हमारे यहाँ एक इस्तिलाह होती है 1 नंबर और 2 नंबर। तो हमारे यहाँ 2 नंबर का हम बहुत होते हैं और इसमें बाज़ दफ़ा मासूम आवाम ही उस 2 नंबर धोखे का शिकार हो जाती है। हाँ, ऐसे ही है। और क्योंकि इमिग्रेशन के मामलात और वीज़ा के मामलात हम एज ए पाकिस्तानी नेशन हम काफ़ी काबिल हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो हमारी पजीराई बाहर होती है, बाहर ममालिक में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम जाएं वहाँ पे अपना नाम पैदा करें। तो उस इंटरेस्ट को कैश कराने के लिए अक्सर यहाँ पर जो अनलाइसेंस लोग हैं, अनट्रेंड लोग हैं, वो ईज़ी मनी के लिए वो अपना लोगों को समझे कि बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं अपनी सर्विसेज। और ऐसे में आवाम वो सुनना चाहती है जो कि उनके कानों को भाता है, जैसे कि मैं आपका काम फ़ौरी तौर पे करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें। जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम, क्योंकि रेगुलेटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से लाइसेंस याफ्ता हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट भी ये है कि हम वो बात बताएं जो कि हकीकत में मबनी हो। तो अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं तो हम देखना चाहते हैं कि आप क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं पहले, और आपका अपना भी रिसर्च होना चाहिए कि आप क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं। और आप खिदमत लेने किसी की जा रहे हैं तो आपको रियलिस्टिकली पता होना चाहिए कि मेरे चांसेस क्या हैं। लेकिन अगर मैं फ़ौरी तौर पे छूटते ही आपसे कहूँ कि साहब आपका तो काम हो जाएगा, आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, तो अच्छा भी लगता है और फ़ौरी तौर पे पैसे भी निकल आते हैं। तो इसलिए ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप किसी से बात करें तो पहले तो, अगर कनाडा का मामला है तो एक साहब जो यहीं बैठे हुए हैं इसी मुल्क में और आपको भेजना चाहते हैं, खुद तो कभी कनाडा गए नहीं हैं, तो ये आपने बड़ी अच्छी हाँ, तो वो किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। प्लस ये कि लोगों को आगाही भी नहीं है कि इसमें बाकायदा तालीम होती है, लाइसेंसिंग होती है कनाडा में, और इंश्योरेंस होती है प्रॉपर तरीके से, CPD पॉइंट्स होते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि अपने आप को प्रिटेंड भी करते हैं कि हम लाइसेंस याफ्ता हैं। तो अच्छा, उनके पास ब्रोशर्स और उनके पास चीज़ें भी, वो मटेरियल भी उन्होंने रखा हुआ था कि जिससे बंदा बहुत आसानी से, कहते हैं ना, शीशे में उतर आता है। एग्जैक्टली। अब मैं, क्योंकि 2 साल के बाद मेरी आमद हुई है, मैं हमेशा 4-5 मरतबा आया करता था पाकिस्तान, और अब आऊँगा इंशाल्लाह, अब जैसे हालात सही हुए हैं तो ज़रा मार्केट में आगाही रहती थी। मेरा समझे कि एक तरह से फ़र्ज़ भी है एज ए रेगुलेटेड एडवाइज़र होने के, कि मैं लोगों को आगाही दूँ। फिर पाकिस्तानियों के साथ एक निस्बत भी है। लेकिन इन 2 साल आई एम अ पाकिस्तानी बाय ओरिजिन एज वेल, और दिल से भी। तो बहुत दुख भी होता है जब लोगों के पैसे ज़ाया होते हुए देखता हूँ।
तो इन 2 सालों में जो गैप आया है इसके अंदर मैं देख रहा हूँ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैव मशरूम्ड आउट, दे हैव देयर ऑफिसेज अजीब अजीब नामों के, और वो लोगों को नेटवर्क्स थ्रूआउट द कंट्री, और हो ये रहा है कि वो अपने आप को लाइसेंस याफ्ता भी गर्दान रहे हैं लोगो, हमारे रेगुलेटर का लोगो लगा करके। और मैंने जो रिसर्च की है मुझे पता चला है वो ये कि ये हम जैसे लाइसेंस याफ्ता लोगों से एजेंसी ले लेते हैं कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपका प्रोमोट करूँगा। और बहुत से मेरे जो कोलीग्स वहाँ पे लाइसेंस याफ्ता हैं वो एजेंसी दे देते हैं कि आप ठीक है आप दीजिएगा हमें कुछ केसेस। उसमें वो ये गलती करते हैं कि उनको सुपरवाइज़ नहीं करते। वो यहाँ पर जो एजेंट बैठे हुए हैं वो अपने आप को लाइसेंस याफ्ता साबित करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका नाम फिर अपीयर हो जाता है वेबसाइट्स पर कि मैं उनका एजेंट हूँ उस लाइसेंस याफ्ता का। डोंट यू थिंक इट्स द ड्यूटी ऑफ आवर स्टेट कि ये जो अपने आप को लाइसेंस शो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और ये अनलाइसेंस्ड हजरात एजेंसी लेने के बाद अपने आप को लाइसेंस याफ्ता शो करने के बाद बाकायदा दूसरे अनलाइसेंस कंसल्टेंट्स को की बैशिंग कर रहे होते हैं, जैसे 2 क्वैक्स हैं हड्डी जोड़ने वाले सड़क पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे को लानत मलामत करें आवाम को ये दिखाने के लिए जैसे कि इनमें से एक बेहतर है। तो कहने का मकसद ये कि आवाम हमारी इंटेलिजेंट है, खाली उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं देखिए, इंटेलिजेंट वो ग्रुप है जिनको पता है, जी हाँ, ठीक है ना, जो क्वालिफाइड ग्रुप है या जो नो हाउ भी रखते हैं। अक्सर तो जो क्वालिफाइड भी होते हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। exactly. अक्सर ये जो मिडिल क्लास होता है या जो मासेस होते हैं, जो यूथ होता है, जिनको बाहर जाना होता है लेकिन फिर वो उनके पास अपना एक सरमाया होता है, बड़ा दुख होता है कि लेटर ऑन वहाँ जाकर उनको जेल होती है या एयरपोर्ट से सीधा उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। द थिंग इज कि पहली बात तो आप पहुँच ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो आपको खाली इमिग्रेशन पे आपको हसीन ख्वाब दिखा रहे होते हैं। मैं आम आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको तफरीक करनी ही है कि लाइसेंस है या नहीं है, वो तो आप टेक्निकलिटीज़ में बाद में जाइएगा। जिन साहब सब डील कर रहे हैं उनसे आप ये कहिए कि जिस मुल्क में आप मुझे भेजना चाहते हैं क्या आप खुद वहाँ पे गए हैं? नहीं, वो नहीं भेज रहे, हम खुद कहते हैं ना हमें वहाँ जाना है। हमें जाना है। तो जिससे आप खिदमात ले रहे हैं तो क्या आप खुद वहाँ पे होते भी हैं या नहीं, क्या आप गए भी हैं या नहीं? क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए आपको कैनेडियन सिटीजन होना जरूरी है। लेकिन आपने अभी बोला ना कि बहुत सारे ऐसे भी हैं, आप नहीं करते हैं लेकिन वहाँ पर जो लाइसेंस बेस्ड हैं वो उनको यहाँ पे अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं। तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट क्या उनको अलाउ करती है कि वो इस तरह? बिल्कुल अलाउ करती है। अच्छा, करती है लेकिन उसका भी कोई क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया है और एजेंसी के लिए उनको ज़रूरी होता है कि अपने एजेंट का नाम जाहिर करें ताकि आवाम देख सके। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब वो एजेंट बन जाते हैं तो अपने आप को लाइसेंस कंसल्टेंट कहना शुरू कर देते हैं, जो एडवाइज़र को तो गायब कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे यही हो रहा है और इसमें ही आवाम परेशान हो रही है कि अच्छा इनका नाम भी तो अपीयर हो रहा है रेगुलेटर के रजिस्टर में, लेकिन एज ए एजेंट ऐसे ये जैसे किसी डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर का नाम शो किया हुआ हो वेबसाइट पे। वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, ठीक है। एक ज़माना था जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या आपके हो गए, मेरे उस वक्त ब्लड रिलेशन पर भी है ना वीज़ा वो स्पॉन्सर कर देते थे कि अगर आपकी फैमिली का भाई या बहन या जो भी है वो हैं तो वो इजीली होता था। लेकिन वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, बहुत सारे मामलात हो गए, टेररिज्म हो गए, ये हो गए, तो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स। और अब स्टूडेंट वीज़ा में भी अक्सर आपने देखा होगा कि वो जाते थे और बड़ा ईजीली वहाँ शादी कर देते थे और वो वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल जाती थी। अब वो भी ये हो गया कि स्टूडेंट वीज़ा वो इवन ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हो, जैसी ड्यू डेट होती है आपको फ़ौरन वापस आना है। स्टूडेंट वीज़ा को आप शादी करके या पेपर मैरिज करके अब वो भी चीज़ नहीं है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अब क्या क्या चीज़ें मस्ट है अगर अब वो आपसे सिटीजनशिप के लिए बोल रहे हैं या इमिग्रेशन के लिए। अच्छा, स्टूडेंट के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो कि स्टूडेंट्स को तरजीह देता है और इतनी तरजीह देता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हैं तो उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम्स वज़ा किए हुए हैं जिसके तहत स्टूडेंट्स वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट जब आता है तो अपनी जेब से पढ़ाई करता है तो वो रेवेन्यू लेके आता है, प्लस वो कैनेडियन एजुकेशन ले लेता है। कैनेडियन एजुकेशन की वजह से उसका मुकाबला अगर आप आम इमिग्रेंट से लगाएं तो आम इमिग्रेंट अपने मुल्क से तालीम लेके आता है, ये बच्चा जो है उसने यहीं से तालीम ले ली, कनाडा से ले ली, तो उसके पास कैनेडियन एजुकेशन है, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो ये ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी देते हैं। तो एक साल से लेकर 3 साल तक वो वर्क परमिट मिल गया, उसके बाद उसने वहाँ पे वर्क किया
तो एक्सपीरियंस आ गया कैनेडियन, उसके बाद उनको कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के तहत वो कहते हैं अगर आप चाहें तो अप्लाई करें इमिग्रेशन और अब वहाँ रह जाएं। तो एक तरीका तो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वहाँ पजीराई बहुत है और उनको लिया जाता है। अच्छे इमिग्रेंट भी साबित होते हैं, वो मेहनती होते हैं, यंग होते हैं, इवन मेच्योर स्टूडेंट्स भी जो जाना चाहते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, स्किल वर्कर हजरात हैं वो आते हैं जो एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंसड हैं। बिजनेसमैन हजरात आते हैं जो कि वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, सरमाया है, तजर्बा है बिजनेस करने का। और बहुत सारे लोग सेटल होना चाहते हैं बाहर जाकर। हाँ, तो परमानेंट रेजिडेंट होकर ही आप लैंड करते हैं। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की आपसे अपने स्टार्ट में बात करती हूँ, लेटर ऑन हम आगे बढ़ेंगे, मुझे बताएं कि उसके लिए एक स्टूडेंट के लिए डिग्री होल्डर, क्योंकि मैंने ये सुना है कि यहाँ के जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ जाकर आपको एग्जाम्स देने होते हैं, वो कुछ इस तरह का है कि पीछे करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वाइज? एज ए स्टूडेंट 2 स्टेप्स हैं। एक तो आपने एडमिशन सिक्योर करना, तो जो म्यार मुकर्रर किया है किसी भी इंस्टीट्यूट ने, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या है, तो आपको एडमिशन मिल गया। ठीक है। एडमिशन के बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया जो कि स्टडी परमिट कहलाता है, और उसमें वीज़ा ऑफिसर ने देखना कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वाकई आपकी नीड है पढ़ने की, इस पढ़ाई से आपको क्या फ़ायदा होगा अपने मुल्क में जा कर के, आप कितने से फैज़याब होंगे और आप वापस चले जाएंगे अपने मुल्क। वो कि आपके पास फिर मौक़े होते हैं वहाँ रह जाने के, लेकिन शुरू में नेचुरली आपने अप्लाई किया है तो स्टूडेंट के तौर पे आप वहाँ पर जा सकते हैं इन 2 स्टेप्स के साथ। तो ये स्टूडेंट है। बाकी जब आपने बात की अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक स्टूडेंट को वो जो कैनेडियन के अपनी जो एक ऑफिशियल फ़ी है वो मुझे अप्रॉक्स बता दें, ताकि अक्सर लोग देखें यहाँ पर पता है किस तरह वो कहते हैं सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपके इतने पैसों में आपको भेज देंगे। हाँ, ये जो गारंटी, ये फ्रॉड हो जाता है। हाँ, ये गारंटी वाला जो ऑफिशियल पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, तो गारंटी वाला जो एटीट्यूड है ना, यही पसंद भी आता है अक्सर लोगों को। अच्छा, आप मेरा करा देंगे। देखिए ना, हर किसी के पास इतना फाइनेंस नहीं होता, जब वो सामने वाले को उसका पैसा ही लूटना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो जब स्टूडेंट वीज़ा है उसके अंदर ऑफिशियल फीस तो होती है, वीज़ा की फीस है, लेकिन वो जो अकाउंट में वो उनको शो करना होता है। हाँ, तो उसका मकसद ये है कि ट्यूशन फीस कितनी है और लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बुनियाद पे वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आप इस एक्सपेंस को अफोर्ड भी कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी है या नहीं। तो फ़र्ज़ किया कि साल की फ़ीस, ट्यूशन फीस $15,000 है और रहने का ख़र्चा शायद 10,000 है, तो 25,000 सालाना है या नहीं। अब फ़र्ज़ किया डिग्री 3 साल की है, 25 ज़रब 3, क्या इनके पास $75,000 के मसावी अभी है या हो जाएगी? साल भर की तो दिखाना ज़रूरी है, लेकिन आगे कैसे आएंगे पैसे, तो पूरा एनालाइज करता है सिचुएशन वीज़ा ऑफिसर कि ये वीज़ा के पोजीशन पे। जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी को इससे गर्ज नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या है, वो दाखिला उन्होंने दे दिया। अब आपने गए वीज़ा ऑफिसर के पास, कहा कि भाई मुझे, उन्होंने कहा पैसे भी हैं लेकिन इंटेंशन ऐसे लग रहे हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वो रिफ्यूज़ भी कर लेते हैं। ऐसे भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो आप हमें मतलब एज अ कॉमन पर्सन मुझे बताएं कि वीज़ा ऑफिसर रफली कितनी वो डिमांड करते हैं, लेकिन जबकि वो होती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा होती है सिर्फ। बिकॉज अभी मैं लाइसेंस अनलाइसेंस फ्रॉड, और मैं चाहती हूँ कि ये ईपी में मैं आपसे वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ जो लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली वीज़ा ऑफिसर जो फीस है, जो कंसल्टेंसी फीस है, हाँ, स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, विजिटर वीज़ा $100 है, स्टूडेंट वीज़ा अगर $150 है, तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। गवर्नमेंटल फ़ीस कम होती है। कंसल्टेंट हजरात जो हैं वो अपनी फ़ीस कोट करते हैं अपने प्रोफेशनल टाइम की। नेचुरली आप जब किसी भी कंसल्टेंट को यहाँ लोकली अप्रोच करेंगे वो भी फ़ीस लेगा, और जो कोई लाइसेंस है वो भी फ़ीस लेगा। जो ये फ़ीस लेगा वो उसका लेने का मजाज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पता चलता है कि आपने किसी अनलाइसेंस को, इवन जो एजुकेशनल कंसल्टेंट खुले हुए हैं जो दाखिले कराते हैं, वो भी जो है इस बात के मजाज नहीं कि वो आपसे पैसे ले सकें। तो आपने अगर पैसे देने हैं तो फिर आप किसी को दें उसकी हैसियत के हवाले से कि जी ये बंदा प्रॉपर्ली लाइसेंस है, मेरा काम करेगा, और वो फिर ऐसे होने चाहिए जो कि उसको बेसिकली जस्टिफाई कर सके। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की मद में लोगों से 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं और वो इस बुनियाद पे दे रहे हैं लोग कि हाँ शायद ये मेरा काम पक्का कराने वाले हैं, तो फिर कैसे होगा? मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, फ़ीस मुनासिब होनी चाहिए और काम के पर गारंटी नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं आपके साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मदद करूँगा, सबमिशन लेटर आपका बनाऊँगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखूँगा,
लेकिन मैं आपको वीज़ा की गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं मजाज भी नहीं हूँ, मैं वीज़ा ऑफिसर खुद तो नहीं हूँ, सही, कंसल्टेंट हूँ आपके साथ वो मिलकर तो काम कर एम्बेसी से ही होगा, वो जो तो एम्बेसी होगा। से होगा बिल्कुल। ठीक है। और अक्सर ये बात कानों को गिरा गुजरती है कि आप किस तरह के कंसल्टेंट हैं, फिर आप कोई उम्मीद ही नहीं दे रहे। आप तो सच बोल रहे हैं ना। आपको सेम पेज पे लेना है हम्म, क्लाइंट को, कि आपको समझना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या सेट की जाए। अगर किसी का नहीं होता काम, बिल्कुल उसको मना कर दें। थैंक यू सो मच आमिर। गुफ्तगू तो मुझे बहुत आगे तक करनी थी लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। आज हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो गाइडलाइंस थी, वो हमने आमिर इस्माइल के थ्रू आप तक पहुंचाई। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर तो हुआ जाता है ख़त्म, लेकिन इसके मज़ीद प्रोग्राम्स आएंगे इमिग्रेशन के हवाले से, सिटीज़नशिप के हवाले से। बट यू हैव टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, और आपकी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि हम आमिर से उस बारे में जान सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।